हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल वर्ड्स में कहता है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज की डिमांड गिरनी चाहिए, और अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़नी चाहिए। अदर थिंग्स रिमेन सेम, या फिर सिट्रस पैरिबस के अदर फैक्टर्स अगर सेम रहे। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं वो मैंने फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड में आपको ऑलरेडी करवा दिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आपको इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब उसका लिंक मिल जाएगा। तो पेपर में कैसे लिखना है, क्योंकि ये तो छोटी सी बात है, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है किसी भी कमोडिटी की, उसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल, अगर बाकी सारी चीजें सेम रहे, द डिमांड the quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rise। तो एक जो पर्टिकुलर चीज है, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहे तो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर चीजें सेम रहनी चाहिए, जो मैंने assumptions में भी बताई हैं। Thus, the law of demand indicates an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. Other things remains equal, या other things remaining equal या same। तो अगर बाकी सारी चीजें सेम रहे तो प्राइस और डिमांड में भाई इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब इस लॉ की assumptions आपने नंबर वाइज ऐसे लिखनी है। द लॉ ऑफ डिमांड assumes that other things remains same, that is assumption of ceteris paribus। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये सिट्रस पैरिबस की assumption लेता है कि बाकी सारे फैक्टर सेम होने चाहिए, प्राइस को छोड़ के कोई और चीज चेंज ही ना हो। समझ गई बात। वी नो दैट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्राइस, प्राइस पे नहीं डिपेंड करती, बट ऑल्सो ऑन मेनी अदर फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आपको अगर तो आप फुल वीडियो देख रहे हैं चैप्टर की तो आपको नंबर वाइज पढ़ने को मिल जाएगी। अगर आप सीधा इस वीडियो पे आ गए हैं तो फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वाइज लिंक चेक करने होंगे, तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो जो डिमांड है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दीज अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एंड अनचेंज। ये जो अदर फैक्टर हैं प्राइस को छोड़ के उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। दस द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions। कौन कौन सी assumption है? नंबर वन, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स या शुड रिमेन अनचेंज, मतलब सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी चेंज नहीं होने चाहिए। द कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी, कोई वो नहीं होनी चाहिए गिफन गुड टाइप, समझ गई बात, नॉर्मल गुड होना चाहिए। साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड एज कंपोजिशन वगैरह वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसी है वैसी रहे। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, आपको कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो फ्यूचर के रिलेटेड, ठीक है। तो अब हेडिंग बनाओगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। अब अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इसी हिसाब से लिखना है, समझ की बात, क्योंकि पेज तो भरने हैं ना अपने। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी इलस्ट्रेटेड न्यूमेरिकली थ्रू द डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो लॉ ऑफ डिमांड को हम न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे डिमांड के टेबल से, जिसको डिमांड शेड्यूल कहा गया है, और डिमांड की कर्व से। तो फर्स्ट मैंने हेडिंग बना ली है डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है उसके ऊपर भी मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। सिंपल वर्ड में एक टेबल होता है जो आपको बताता है इतने इतने प्राइस पे आप इतना इतना सामान डिमांड करते हो या खरीदते हो। द डिमांड शेड्यूल is one way of showing the relationship between the price of the commodity and its quantity demanded। तो ये भी एक तरीका है, ये एक schedule है, टेबल है जो आपको बताता है प्राइस और डिमांड में कैसे कैसे रिलेशन है। द डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट, ये एक टेबल की फॉर्म में स्टेटमेंट है दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज of a commodity that would be demanded at different prices during a given time period। एक given time period में अगर आप गिवन टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइस पे अलग अलग सामान क्या खरीदते हो उसको दिखाता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज ऑफ 2 टाइप्स, नेमली नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट। तो पहले इंडिविजुअल को डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टेबल which shows various quantities of a commodity which that would be purchased at different prices by an individual household or consumer during a given time period। एक given time period में एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितने कितने प्राइसेस पे कितना कितना सामान खरीदेगा, उस टेबल को जो चीज दिखाती है उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। तो अब इस टेबल की 2-4 लाइनें लिख लेते हैं। द टेबल शोज अ hypothetical डिमांड
schedule for apples. बेसिकली टेबल शो करता है कि टेबल है एप्पल का कि कितने कितने प्राइसेस हैं एप्पल के और कितना कितना केजी डिमांड होती है. इट शोज दैट द क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स दैट अ हाउस होल्ड वुड डिमांड एट 4 डिफरेंट प्राइजेस. ये 4 डिफरेंट प्राइजेस हैं 100, 97, 80, 70. उस पर कंज्यूमर कितना कितना खरीद सकता है एट अ प्राइस ऑफ ₹100 पर केजी. अगर प्राइस 100 था तो कितना खरीदा कंज्यूमर ने 1 kg. 1 kg of apple would be purchased. The data in the table clearly shows that an individual household, जो individual household है, purchases a larger quantity of apple when its price fall. जैसे जैसे प्राइस गिरता है वो एप्पल की डिमांड ज्यादा करता है, ज्यादा परचेज करता है. When the demand for apples falls from ₹100 to 90, the quantity demanded of the apple increases from 1 kg to 2 kg and so on. तो ये यही चीज बता रहा है ना कि जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है. तो ये क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड ही तो हुआ. तो इंडिविजुअल के टेबल में शो कर दिया. अब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल में इसको शो करेंगे. तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि पूरी मार्केट में सारे के सारे कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर हैं, वो एक चीज को मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे कितना खरीदते हैं. ठीक है. द मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल that shows various quantities of a commodity that all buyers या consumers are willing to purchase at different prices during a given time period. एक given time period में अलग अलग बायर्स, मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, मान लो ए बायर है, बी बायर है, 2 बायर है, ये अलग अलग प्राइसेस पे कितना खरीदते हैं. ये तो एक अकेले की तो इंडिविजुअल डिमांड होगी और मार्केट डिमांड होगी इन दोनों का टोटल. जैसे 1 kg इन्होंने खरीदा, 2 kg इन्होंने खरीदा, टोटल मार्केट डिमांड कितनी होगी 3 kg. तो इसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि पेपर में तो भाई लिखना ही पड़ेगा. इट शोज द एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड. एक गिवन टाइम पीरियड में दोनों के दोनों कंज्यूमर या जितने भी कंज्यूमर आप ले रहे हो उनकी डिमांड एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी भी है उसको टोटल कर देंगे तो मार्केट डिमांड बन जाएगी. इट इज कंपोज्ड ऑफ द डिमांड शेड्यूल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स परचेजिंग द कमोडिटी. तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो इस चीज को जो खरीद रहे हैं उनकी जो टेबल्स हैं उनको टोटल कर देंगे तो जो है मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द क्वांटिटीज परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स इन द मार्केट. वही बात दोबारा दोबारा कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना कितना सामान खरीदें उसको टोटल कर लेंगे तो वो मार्केट डिमांड बता देगी. ठीक है. अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे. लेट अस अज्यूम दैट A and B are the only consumers buying the apples in the market. हम assume कर लेते हैं A और B, आप C भी डाल सकते हो. Market demand schedule is obtained by adding the demand of consumer A and B at different prices. A और B के जो different prices हैं उसको total करेंगे तभी तो market demand आएगी. ठीक है. Assuming that there are only 2 consumers of apples, last column gives the market demand schedule, which is merely the sum of the amounts of the demand by the consumers A and B in the second and the third column respectively at different prices shown in the first column. तो ये जो है फर्स्ट कॉलम में प्राइजेस दिए हुए हैं, जो सेकंड कॉलम में उसमें हमें बता रहा है कि ए ने कितना सामान खरीदा इन प्राइजेस पे. ये जो थर्ड कॉलम है ये बता रहा है कि भाई बी ने कितना जो है सामान खरीदा. समझ गए बात, बी ने कितना सामान खरीदा. और ये जो टोटल है ये हो गया कि दोनों का टोटल पर्टिकुलर प्राइजेस पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे दोनों ने टोटल करके कितना खरीदा. तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेंगे हम. एट प्राइस 100 द मार्केट डिमांड इज 3 kg, दैट इज 1 kg बाय कंज्यूमर ए एंड 2 kg बाय कंज्यूमर बी. तो ए ने तो 1 किलो खरीदा, इसने 2 किलो खरीदा, टोटल मार्केट डिमांड हो गई 3 किलो. ऐसे किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे दोनों के डिमांड का टोटल करेंगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगा. तो मार्केट डिमांड भी हमें ये बता रही है जैसे जैसे प्राइस गिर रहे हैं मार्केट डिमांड ओवरऑल देखोगे तो बढ़ रही है. तो प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है एंड सो ऑन. Like the individual demand schedule, the market demand schedule also shows inverse relationship between the price and the quantity demanded. ये भी तो प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन ही दिखा रहे हैं ना. तो इसको कंक्लूड करते हैं. द डिमांड शेड्यूल इज कन्वीनियंट वे ऑफ इलस्ट्रेटिंग, मतलब शो करना द डिमांड एट अ ग्लांस. डिमांड को एक ग्लांस में, एक नजर में अगर आप देखना चाहते हो तो ये अच्छे से शो कर देता है. बोथ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल indicates that the quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rise. तो दोनों के दोनों डिमांड के टेबल ये दिखाते हैं कि जब प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है. समझ गए बात. अब लॉ ऑफ डिमांड को हम प्रूव करेंगे डिमांड कर्व के थ्रू. ठीक है. तो डिमांड कर्व क्या होता है, अगर आप टेबल को ग्राफ की फॉर्म में बना लेते हो तो वो डिमांड कर्व बन जाती है. द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, और डिमांड शेड्यूल भी कह सकते हो. वी कैन कन्वर्ट द डिमांड शेड्यूल into demand curve by plotting the various price
प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशंस ग्राफिकली। अभी मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको। द द पिक्चराइजेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। अगर डिमांड शेड्यूल को आप ग्राफ की फॉर्म में पिक्चराइजेशन कर दोगे तो उसे डिमांड कर्व कहा जाता है। तो इसको हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी कह देते हैं। इट इज अ कर्व showing different quantities demanded at various prices during a given time period when all other factors are held constant, या बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। तो ये भी हमें जो डिमांड कर्व है बताती है प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, तो अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दे। डिमांड कर्व भी फर्दर टू टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट टाइप आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बताती है डिमांड को कि कितने कितने प्राइसेस पे ये बंदा कितना कितना सामान खरीदेगा इन अ गिवन टाइम पीरियड। इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ, मैं फिर से पढ़ता हूँ। इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ गुड इज द कर्व दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड which an individual consumer is willing to buy at different prices during a given time period। एक given time period में कितना कितना सामान खरीदना चाहता है और खरीद भी लेता है उसे अलग अलग प्राइसेस पे, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसे मैंने बताया 100 पे कितना खरीदना चाहता है 1 kg, तो मैंने नीचे लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड एप्पल्स, यहाँ लिख दिया प्राइस। तो ध्यान से देखोगे अगर, तो अगर प्राइस 100 है तो ये 1 खरीदना चाहता है, तो ये पॉइंट हो गया ना, ठीक है। अब दूसरा 80 है तो 2 kg, तो ये 80 प्राइस है और ये 2 kg है, ये पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, ठीक है। और तीसरा पॉइंट दिखा रहा है 50 पे कितना खरीदा 4 kg, तो मैंने यहाँ 4 kg खरीदा 50 पे, इसके बीच में आ गया 60 और 40 के बीच में, ठीक है। और अगर 40 प्राइस था तो 5 kg, तो ये 40 के सामने 5 kg आ गया। तो अगर आप इन सारी की सारी, अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तो इसको बताऊं कि अगर ये मैं सारे के सारे के बीच में से ये निकाल देता हूँ तो ये क्या बन गई हमारी डिमांड कर्व। समझ की बात? तो ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है ना, तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। In the given figure, the prices of apples are shown on y-axis and quantity demanded for apples are shown on x-axis। ये जो पॉइंट मैंने लिखाए हैं A, B, C, और ये D मैंने कैपिटल क्यों डाल दिया, रुको 2 मिनट, D मैं स्मॉल डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे स्मॉल में ही चल रहे हैं ना। A, B, C and D shows 4 points, 4 different प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशंस गिवन इन द टेबल। ये जो टेबल में हमने जो 4 कॉम्बिनेशन दिए इनको हमने प्लॉट कर लिया है। पॉइंट ए इंडिकेट्स दैट एट अ प्राइस ऑफ ₹100 हम हाउस होल्ड कितना परचेज करता है, सेब कितना खरीदते हैं 1 kg, एंड सो ऑन। बी पॉइंट दिखाता है, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बाय ज्वाइनिंग ऑल दीज वेरियस पॉइंट्स, या बाय ज्वाइनिंग दीज वेरियस पॉइंट्स वी गेट अ कर्व नेम्ड डी। हमें जो कर्व मिलेगी उसका नाम क्या होगा, डी। डी क्या होता है भाई, डिमांड कर्व। ये जो है डी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी हमें कर्व मिलती है, उसे कहते हैं डिमांड कर्व, विच इज नोन एज डिमांड कर्व, जो कि मैं बता चुका हूँ। द डिमांड कर्व डी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पे जा रही है, लेफ्ट से राइट पे जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये बताती है प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो ये तो इंडिविजुअल की कर्व होगी। अब बनाते हैं मार्केट वाली कर्व, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में टॉपिक आ जाता है मार्केट डिमांड कर्व। तो इसमें हमने इंडिविजुअल डिमांड में भी दिखा दिया कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। अब मार्केट डिमांड में ये शो करेंगे। मार्केट डिमांड कर्व इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो मार्केट डिमांड का जो टेबल अभी मैंने आपको कराया, अगर उसको ग्राफ में बना देंगे तो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगी, ठीक है। इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच ऑल कंज्यूमर्स in the market are willing to buy at different prices during a specific period of time। पीरियड लिखना था मैंने, यहाँ पीरियड लिख दिया, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो दिखाने के लिए हम मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं। और मार्केट डिमांड कर्व हमें बताती है कि एक ही चीज की पूरी मार्केट में अलग अलग प्राइजेस पे कितनी डिमांड होगी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट शोज एग्रीगेट डिमांड of all the consumers in a market at different prices। एक प्राइस पे एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी एक चीज की, समझ की बात, एक से ज्यादा चीज की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। The market demand curve can be drawn by aggregating together the individual demand curves। individual demand curves का टोटल कर लेंगे तो मार्केट डिमांड मिल जाएगी। It is horizontal summation of, हॉरिजॉन्टल समीशन मतलब जैसे ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स है, इसको टोटल करके ये बन गई, तो हॉरिजॉन्टली हमने टोटल किया है ना इसका, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल समीशन, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं या हाउस होल्ड्स की डिमांड कर्व है, इनका टोटल कर लेंगे तो हमें मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगी। लेट अस ड्राइव द मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम द मार्केट डिमांड शेड्यूल गिवन बिलो। तो आप यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं पहले एक ही बनाता हूँ, 100 के सामने
अगर मैं लूँ तो ये मतलब जब प्राइस था 100 और सामान कितना बिकता था 2 केजी, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये हो गया 100, ठीक है? इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे प्राइस ऑफ एप्पल्स है, मान लो प्राइस ऑफ एप्पल है 100, तो ए कितना खरीद रहा है 2 केजी, तो इन दोनों के पॉइंट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब सेकंड 80 है तो 3 केजी, तो यहाँ 3 केजी हो गया, यहाँ 80 हो गया, इन दोनों के पॉइंट को मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ। और तीसरा आ जाता है 40 के सामने 4 केजी, अब प्राइजेस 40 हो गए, तो 40 के सामने 4 केजी यहाँ कहीं लगाना है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊं, इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग से डिमांड बन गई। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमेशा क्या नॉन लीनियर रहेगी? भाई लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द डाटा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ डिमांड कर्व फॉर कंज्यूमर ए, ठीक है? अब दूसरे पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है? दूसरे पे आ जाते हैं, तो जब 100 था तो ये तो 1 केजी खरीदता था, तो ये प्राइस 100 और ये 1 केजी, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। अब 80 हुआ तो 2 केजी, तो 2 केजी और 80 ये वाला पॉइंट आ गया, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। अब 40 हुआ तो 3 केजी, तो 40 पे 3 केजी, ये 40 हो गया, ये 3 केजी हो गया, तो यहाँ कहीं पे एक पॉइंट लग जाता है, ठीक है? अब अगर मैं इसका भी कलर चेंज करता हूँ, तो इसका कलर मैं ये वाला कर लेता हूँ, तो ये वाली डिमांड कर्व इस टाइप की चलेगी, ठीक है? ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डिमांड फॉर कंज्यूमर बी, ठीक है? अब अगर मार्केट डिमांड बनानी है तो ये वाली चीज देखनी है कि जब प्राइस 100 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी मार्केट डिमांड में? 3, तो प्राइस 100 है और ये 3 है, तो ये पॉइंट बन गया ना। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे डॉट लगा देता हूँ, मान लो 3। आप पेपर में बनाएंगे तो स्केल से अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? तो प्राइस 80 था, तो टोटल डिमांड कितनी थी? 3 ये होगी, 2 ये होगी, 5 केजी होगी ना। तो 5 केजी की डिमांड करनी है जब प्राइस कितना हो गया 80, तो 80 के सामने ये, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ। अब फिर हो गया 7 केजी, 40 के सामने 4 इसने खरीदा और 3 इसने खरीदा, ठीक है ना? तो टोटल कितना हो गया 7 केजी, तो 40 के सामने 7 केजी, ये पॉइंट आ जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। जब ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ तो इस टाइप का एक कर्व बन जाएगा जिसे मैं मार्केट डिमांड कहूंगा, क्योंकि ये जो मार्केट डिमांड है ये मैंने मार्केट डिमांड शेड्यूल से बनाई हुई है। समझ गई बात? तो अब इसके ऊपर 2-4 लाइनें लिख देते हैं ताकि पेपर में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो in the above diagram, quantity demanded is shown on x-axis while prices are shown on y-axis, ठीक है? फिगर 1 एंड 2, ये जो फिगर 1 है और फिगर 2 है, ये क्या दिखाती है? कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, एंड इन फिगर 3 वी हैव ड्रॉन मार्केट डिमांड बाय एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। तो ये जो फिगर सी है इसमें इन दोनों का 1 और 2 का टोटल करके फिगर 3 में हमने दिखाया, ठीक है? मार्केट डिमांड कर्व like the individual demand curve slopes downward to right, indicating the inverse relationship between price and quantity demanded. मार्केट डिमांड कभी नीचे गिरती है, ठीक है? लेफ्ट से राइट पे जाती है, नीचे गिरती है, और ये भी दिखाती है कि भाई प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, जैसे कि इंडिविजुअल दिखा रहे हैं। वी हैव कंस्ट्रक्टेड द मार्केट डिमांड on the assumption that entire market consists of 2 consumers only. आप 2 से ज्यादा कंज्यूमर्स भी ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी कंज्यूमर ऐड कर सकते हो, उसी हिसाब से डिमांड कर्व बन जाएगी, ठीक है? बट द सेम एनालिसिस वुड बी अवेलेबल वट एवर द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जितने मर्जी होंगे, मार्केट डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन ही आएगा। Hence, the demand curve is a convenient way of showing at a glance the relationship between the price and quantity demanded of a commodity. तो सिंपल वर्ड्स में मार्केट डिमांड कर्व के थ्रू भी हम प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन दिखा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व, या फिर व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। Till then, take care. Bye bye.